बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगले चंद हफ्तों में दो अहम केसेस के फैसले आने वाले हैं। एक तो उनमें जनरल फैज का फैसला है, जिसके बारे में इतलाआत ये मिली हैं कि उनके खिलाफ उसूली तौर पर सख्त एक्शन की मंजूरी दी जा चुकी है। अब ये जो धरना केस के हवाले सुप्रीम कोर्ट ने जो तफसीली फैसला जारी किया, उसके मुताबिक 2 महीने के अंदर अंदर, और 2 महीने में से चंद दिन तो गुजर भी गए हैं, तो 2 महीने के अंदर अंदर तहकीकाती कमीशन ने रिपोर्ट देनी है, और रिपोर्ट देने के फौरन बाद ये कार्रवाई होगी। और ज़ाहिर है, हम में से कोई ये नहीं बता सकता कि कमीशन रिपोर्ट में क्या रिकमेंड करेगा। क्या वो हुकूमत के जरिए मुकदमा चलाया जाएगा अदालतों में, या फौज को सिफारिश की जाएगी कि वो कोर्ट मार्शल करे, क्योंकि धरना केस जो 5 साल पहले जो फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसमें इकदाम तय कर दिए गए थे कि आपने ये एक्शन लेने हैं। तो अब उसी फैसले को आगे बढ़ाया जाएगा, और ये 2 महीने की जो मोहलत ली है, ये मैक्सिमम मोहलत है। 2 महीने से पहले पहले ही वफाकी तहकीकाती कमीशन अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट अदालत को सबमिट कर देगा। और इस हवाले से खबरें आती रही हैं कि फौज के अंदर बेचैनी है, वो जनरल फैज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। वो सारी बेअसल साबित हुई है, और तय ये हुआ है हर सतह पर। जब मैं ये कहता हूँ कि हर सतह पर, तो उसका मतलब बड़ा वाज़ेह होता है कि जनरल फैज की बख्शिश अब नहीं होगी। और इदारा, ये तो बहुत पहले से हम में से चंद लोगों ने ये कह दिया था कि फौज इस के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। ज्यादा से ज्यादा कंट्रोवर्सी इस बात पर हो सकती थी कि फौज खुद कोई एक्शन करेगी या अदालती रास्ता अख्तियार करेगी। तो बाजार ये अदालती रास्ता ही अख्तियार किया गया है, और अब अदालत जो फैसला करेगी, कमीशन जो फैसला करेगा, उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। या तो वो फौज को लिखेगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के धरना केस के फैसले की रोशनी में ये कार्रवाई करें और उसका कोर्ट मार्शल करें, या फिर वो हुकूमत खुद कार्रवाई करके अदालत में मुकदमा ले जाएगी कि इनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए, या जो भी सूरत हाल हो। तो खबर इसमें सिर्फ इतनी है कि ये जो एक गो मगो और तजब्जब की कैफियत थी कि फौज शायद इस फैसले के रास्ते में कोई रुकावट बनेगी, तो वो रुकावट बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि फौज के अंदर खुद ये राय पैदा हो चुकी है कि इन लोगों की वजह से, जिनमें एक जनरल फैज का नुमाया नाम है, फौज की बदनामी हुई और मुल्क को नाकाबिल इतलाफी नुकसान पहुंचा। और धरना के बाद के जो मामला हैं, उन पर भी फैज के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। खास तौर पर वो जो एक चीज पेंडिंग है, वो ये है कि टीटीपी के दहशतगर्दों को इमरान खान और फैज मिलकर वापस लाए। बाज़ हज़रात का ये कहना है कि इसमें जनरल बाजवा की मर्जी भी शामिल थी, और ये दुरुस्त लगता है कि आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर ज़ाहिर ISI की चीफ ये काम नहीं कर सकता था। तो पीछे बैठकर खामोश रजामंदी उसने दी, बाजवा ने, और इन दहशतगर्दों को इमरान खान और फैज मिलकर लाए, जो अपनी जगह एक संगीन वाक़या है। उसके तहत फिर इनको माफियाँ दिलवाई गई, इनकी सजाएं माफ की गई, इनको जेलों से रिहा किया गया, बल्कि एक जेल तोड़वाई गई, मर्दान वाली जेल जो थी वो तोड़वाई गई। मर्दान की थी या बन्नू की थी ये मुझे याद नहीं रहा, लेकिन वो जेल तोड़वाई गई और उससे सैकड़ों दहशतगर्द रिहा हो गए, जिनको बाद में पकड़ने की जहमत ही नहीं की गई कि भाई अब वो भाग गए हैं तो चलो उनका ताक़ब करके उनको गिरफ्तार किया जाए। ऐसा इकदाम भी नहीं किया गया, इसलिए कि ये जेल तुड़वाने का फैसला भी इमरान खान का था, और उसके फैसले के तहत ये जेल तुड़वाई गई। तो दूसरा जो केस है वो है 190 मिलियन पाउंड का केस मलक रियाज वाला इमरान खान के खिलाफ, जिसमें कल 2.5 घंटे मजीद तफ्तीश की गई। और अब ये तफ्तीश का अमल ज्यादा दिन नहीं रहना, इसके बाद मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो जानी है। और वो कार्रवाई का जो सिस्टम है, जो प्रोसीजर है, उसमें यानी एक बड़ा हिस्सा तो पहले ही मुकम्मल हो चुका है, यानी वो शवाहद की डॉक्यूमेंटेशन का, जिसमें काबीना के अरकान के बयान भी शामिल हैं और सरकारी गवाह जो उनके बयान भी शामिल हैं, और सारी डॉक्यूमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बजाते खुद एक डॉक्यूमेंट है इमरान खान के खिलाफ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो रकम लेकर मलक रियाज के खाते में एडजस्ट कर दी और साकिब निसार वगैरह ने। तो वो चीज़ जो है वो भी इस चीज़ में इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा एविडेंस बनता है। और फिर मलक रियाज वाला जो केस है, इसमें इमरान खान की बरीयत
उसमें जो 2-3 सवाल थे जो फर्रा गोगी को दिए गए कि आपने बाकी तो उसमें रस्मी कार्रवाई थी ना कि आपका ओहदा क्या है, आपकी तालीम कितनी है, ज़ाहिर है इस पर तो कुछ जरा वगैरह का चक्कर नहीं है। असल सवाल वो मालियात से मुतल्लक थे कि ये डिफरेंस क्यों है और ये रकम कहाँ गई, और क्या मलक रियाज ने खुद तुम्हें कहा था कि मैं पे रकम देना चाहता हूँ। तो वो ये सारा यानी जो एक है फंदे का पूरा जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो चुका है। अब ये 2 महीने की कार्रवाई नहीं है, ये 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर इस केस का फैसला आ जाएगा, और इससे पहले साइफर केस का भी फैसला आ जाएगा, क्योंकि ये तो 5-6 हफ्ते की बात है। साइफर केस इसी में 1 महीने के अंदर अंदर उसको आना है। उसमें कुछ डिले हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजह से, लेकिन वो डिले को अब अगर डाल भी लिया जाए, और इसमें जो बात लोग ये कह रहे हैं ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको जज को हटा देगी कि ये मजाज नहीं है इसके सुनने का, या वो इसको स्टे दे देगी, तो ये सारी बातें भी देखने वाली। लेकिन इनका फर्क केस पर नहीं पड़ेगा। अगर फर्ज कीजिए कोई नया जज भी आता है तो ये कार्रवाई जो है जितनी हो चुकी है उसको वहां से आगे बढ़ाया जाएगा, और ये केस हर सूरत में 1 महीने के अंदर अंदर तय कर लिया जाना है। नाज़रीन, पीटीआई अंसार अब्बासी साहब की एक खबर पर फिर बहुत उछल रही है, बगलें बजा रही है, और अंसार अब्बासी की ये खबर क्या है आपके इल्म में आ चुकी है, लेकिन मैंने उसका जो पोस्टमार्टम करना है वो आपके सामने रखूंगा। और इससे पहले अंसार अब्बासी साहब ऐसी ही एक रिपोर्ट जारी कर चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि पीटीआई की मकबूलियत जो है, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 63% या 62% या 65%, इतनी, ये 2 महीने पहले की बात, 1.5 महीना पहले की बात है, 63, 62 या 65% है इमरान खान की मकबूलियत। तो उस वक्त भी हमने ये कहा था कि ये सर्वे जो है ये नाकाबिल एतमाद है। तो अब इस रिपोर्ट में अंसार अब्बासी साहब ने जो असल खबर दी है वो तो वही है जो उन्होंने इंटेलिजेंस राय से बात करके दी है कि पीटीआई की मकबूलियत के दावे बरसरे जमीन हकायक से लगा नहीं खाते, और हकीकत में ये सारी हवाई बातें पीटीआई की इतनी मकबूलियत नहीं है जितनी बताई जाती है। तो उन्होंने कहा है कि दी न्यूज ने एक सर्वे कराया है हाल ही में, यानी ये वो सर्वे छपा नहीं है। तो वो दी न्यूज की इस कहानी का क्या चक्कर है, क्या असरार है ये, और इसमें कोई अजीब बात नहीं है। किसी अखबार या किसी इदारे में अगर कोई टीम जो है उस पर पीटीआई के लोग गलबा पाए हुए हैं तो वो किसी किस्म के भी सर्वे कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर जाली सर्वे बता देता है कि ये जाली है। मिसाल के तौर पर आप बाकी सूबों को छोड़िए, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, हर जगह पीटीआई नंबर 1 है, लेकिन इस बात को समझने के लिए सिर्फ सिंध के नताज देख लें कि इस सर्वे के मुताबिक सिंध में पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी से ज्यादा मकबूल है। यानी पीटीआई को 36% वोट बैंक है, और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जो है वो है 35%। तो चलिए, यानी ये अगर सिंध के लोगों को ये हजम हो जाता है सर्वे कि वहां वाकई पीटीआई मकबूल है और पीपल्स पार्टी कम मकबूल है, तो सिंध में अब जो इंडिकेशन है वो 2 मरहलों पर आप देख चुके हैं। बल्दियाती इंतखाबात हुए, उसमें पीटीआई ने कितनी सीटें हासिल की, चौथे 5वें नंबर पर रही, और फिर बल्दियाती इंतखाबात की जो सीटें रह गई थी, ज़िमनी इंतखाबात हुए, उनमें पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट ही नहीं पड़े, उनके वर्कर नजर ही नहीं आए, और उनके कैंप खाली रहे, और कैंप दिन के वक्त ही बंद करके वो जो 2-4 कारकुन कैंप लगाने के लिए मौजूद होते हैं कैंप के अंदर, वो भी 1:30-2-2:30 बजे के दरमियान अपने कैंप उखाड़ कर घरों को चले गए। तो वो पार्टी जनाब सिंध में पीपल्स पार्टी से ज्यादा मकबूल है। और फिर दूसरी इसमें हमाकत ये की गई है कि उसमें बताया गया है कि एमक्यूएम के वोट कम है, मुस्लिम लीग नून के ज्यादा है। हालांकि एमक्यूएम के वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून से खासे ज्यादा है, और इसी वजह से कराची में जो तय हुआ है उसमें ज्यादा सीटें एमक्यूएम को दी जाएंगी। इसी इत्तेहाद में जो मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद हुआ है उसके तहत कराची और हैदराबाद की और दूसरे शहरी इलाकों की ज्यादा सीटें एमक्यूएम को मिलेगी और मुस्लिम लीग नून को कम मिलेंगी। वो इसी बुनियाद पर कम मिलेगी कि कराची और हैदराबाद में एमक्यूएम का वोट बैंक बहरहाल इनसे ज्यादा है। और यहाँ ज़मीनी तौर पर मैं ये बता दूं कि कराची की 3 सीटों के बारे में हर तरह की सर्वे रिपोर्ट ले ली गई है कि वहां मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों की कामयाबी 100% यकीनी है। ये 3 सीटें हैं। इसका मतलब यह है कि कराची में एमक्यू मुस्लिम लीग को कुल 5 सीटें दी जाएगी, जिनमें से 3 सीटों पर जीतना यकीनी है,
और 2 सीटों का मामला जो है फिर वो होगा हिम्मत मर्दा मदद खुदा वाला मामला कि जितना ये जोर लगाएंगे उतनी कामयाबी के इम्कान वहां बढ़ जाएंगे। ये 5 सीटें हो जाएंगी। इसी तरह अंदरूनी से हैदराबाद सक्खर और अंदरूनी से जीडी के साथ भी कुछ 3-4 सीटें मुस्लिम लीग नून को हासिल होने की उम्मीद है। तो ये इस सर्वे की दूसरी बड़ी खराबी है। फिर आप अंदाजा करें कि जब आप सिंध में पीपल्स पार्टी से बड़ी जमात पीटीआई को बना दे, अच्छा बाकी जमातों के वोट 2% है, यानी जमात इस्लामी हो गई, लब्बैक हो गई, एएनपी हो गई, मौलाना फजल रहमान हो गए, तो इनके शमाली सिंध में पिछले आम इंतखाबात में भी जेयूआई नंबर 2 पर रही है बहुत सारी सीटों पर, और थोड़े से फर्क के साथ वो सीटें हारती रही है। और फिर इस सर्वे में एक और अहमकाना बात की गई है कि वोटरों से पूछा गया, पीटीआई की वोटरों से, कि अगर इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया गया तो वो क्या करेंगे। तो आधे वोटरों ने कहा कि हम इमरान फिर भी पीटीआई को वोट देंगे, और आधे वोटरों ने कहा कि नहीं देंगे। अब पता नहीं वो आधे वोटर क्यों नहीं देंगे, लेकिन उनको भी छोड़िए। इससे भी ज्यादा मजेदार बात जो है, बल्कि मजे का खेज बात यह है कि अगर इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाते तो फिर पीटीआई के 1/3 वोट, 1/4 वोट जो है, यानी 25% वोट जो है, उन्होंने कहा है कि हम फिर मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। इससे ज्यादा मजा का खेज और नाकाबिले यकीन सर्वे हो ही नहीं सकता। पीटीआई का वोटर अगर पीटीआई को वोट नहीं देगा तो वो पीपल्स पार्टी को वोट दे सकता है, वो लब्बैक को वोट दे सकता है, वो इवन एएनपी को वोट दे सकता है। मुस्लिम लीग नून की तो जो प्राइमरीली दुश्मनी है वो तो मुस्लिम लीग नून के साथ है पीटीआई वालों की, और ऊपर से लेकर नीचे तक उनकी जो नफरत का हदफ है वो मुस्लिम लीग नून है। तो उसी पीटीआई के 25% वोटर ये कह रहे हैं कि अगर हम पीटीआई को वोट ना दे सके या इमरान खान ने हिस्सा ना लिया तो फिर हम अपना वोट मुस्लिम लीग नून को देंगे। ये किसी के अकल में, किसी के दिमाग में बात आती है। अब पता नहीं अंसार अब्बासी साहब ने इस सर्वे को क्यों सच मान लिया। मेरा ख्याल है उसी तरह इस सर्वे को सच मान लिया जिस तरह पिछली मरतबा मान लिया था, जिसमें 66% या 65 या 64% वोट जो थे पीटीआई के थे और मुस्लिम लीग नून के वोट कोई 21% थे। अब ये जो नया सर्वे अब्बासी साहब ने दिखाया है, इसमें पीटीआई की मकबूलियत जो है पंजाब में सब वो है 41%। अब 60% या 64% से कम होकर 41% पर ये शरह कैसे आ गई 1.5 महीने के अंदर अंदर ही, तो ये भी एक अजीब हो गई किस्म का। वैसे पीटीआई के हामी जो है अंसार अब्बासी समेत दूसरे लोग, वो तो यही दावा करते रहे हैं कि पीटीआई को 85% वोटर्स की हमायत हासिल है, लेकिन 85% फिर 66% हुए, 64% हुए, अब वो 41% हो गए। तो ये एक कमाल का फिनोमेना हमारे सामने चल रहा है। लेकिन हकीकत वही है जो इंटेलिजेंस जराए ने बताई, क्योंकि इंटेलिजेंस जराए के सर्वे जो होते हैं वो इस तरह के सैंपल सर्वे नहीं होते कि 1500 आदमियों का सर्वे कर लिया, 1000 आदमी को सर्वे कर लिया। इंटेलिजेंस जराए के सर्वे काफी टाइम्स स्पैन पर फैले होते हैं और वो मुसलसल राब्ते में रहते हैं। रोजमर्रा की बुनियादों पर वो अवामी रुझानात को रिकॉर्ड करते हैं, उनका ग्राफ बनाते हैं और उसके मुताबिक उनकी एक रिपोर्ट बनती है और वो बिल अमूम तकरीबन उसी तरह बरामद होती है इलेक्शन के नतीजे में जिस तरह की उन्होंने बताई होती है। बहरहाल पीटीआई की जो बगलें बज रही हैं इस सर्वे के बाद से वो हस्बे साबक हैं। हस्बे साबक भी इन्होंने हर मरतबा इसी तरह सर्वे किए और नतीजे जारी किए। नाज़रीन, एक बड़ा अहम मौजूद जो आजकल हमारे अपनी जगह पर एक अलमिया है, लेकिन उसके साथ ही पूरे निज़ाम की भी वो अक्कासी करता है, उसकी भी कली खोलता है। डिफेंस में एक अमीर ज़ादे ने, जिसकी उम्र 18 साल थी, अफनान शफकत नाम था उसका, उसने 6 अफराद को कत्ल किया। पहले तो ये था कि हादसा था, लेकिन फिर बाद में जो तफसीलात सामने आई पता चला कि वो कत्ल था और उस कातिल की उम्र 15 साल नहीं थी, 18 साल थी। यानी उसने अच्छी तरह सोच समझ के कत्ल का यह फैसला किया। ये जो फैमिली थी जो तबाह कर दी, इसने कत्ल कर दी। इस फैमिली में कुछ लड़कियां बैठी हुई थी और अफनान शफकत जो है इसने पहले इनका पीछा किया, फिर खुली खिड़की में से हाथ डालकर एक बच्ची के दुपट्टे को खींचा, बालों को खींचने की कोशिश की
और जब उसे डांट डपट की गई तो वो मुश्तिल हो गया। उसने कहा कि अब मैं देखता हूं कि तुम डिफेंस में कैसे गाड़ी चलाते हो। उसके बाद वो अपनी गाड़ी भगाकर ले गया और फिर लंबा चक्कर काटकर 160 किलोमीटर की रफ्तार से उसने इस खानदान की गाड़ी को टक्कर मारी। जाहिर है ये गाड़ी उतनी मजबूत नहीं थी जितनी मजबूत उसकी थी, और वो गाड़ी भी नॉन कस्टम पेड थी, यानी एक अपनी जगह पर ये भी एक क्राइम है। उसके पास लाइसेंस भी नहीं था और फिर उसने 160 किलोमीटर, अच्छा डिफेंस हो या लिबर्टी हो या जो भी लाहौर की ऐसी सड़कें हैं जहां ट्रैफिक निस्बतन कम होती है और वहां तेज रफ्तार गाड़ी चलाई जा सकती है, 160 किलोमीटर की रफ्तार पर कोई भी गाड़ी नहीं चलाता। इसका अभी इशारा साफ मिलता है कि उसने ये 160 किलोमीटर की रफ्तार जानबूझकर रखी। जाहिर है वो थोड़ा सा फासला होगा जहां से वो चलकर आया होगा, 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो उस फासले पर उसने ये रफ्तार इतनी तेज की कि ताकि जोरदार टक्कर लगे। उसको ये भी पता था कि मेरी गाड़ी जो है वो इस टक्कर को जज्ब कर लेगी, इसका इम्पैक्ट जो है वो जज्ब कर लेगी, और लेकिन जिस गाड़ी से मैं टकराऊंगा वो उलट जाएगी और उसके टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं। ये उसके सब कुछ जहन में था। अच्छा, उस वक्त की कहानी तो सिर्फ इतनी है कि जब वो 6 अफराद कत्ल हो गए तो मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो उसके लवाहकीन जो थे वो उसे बचाने के लिए आए, लेकिन फिर वहां लोगों का इश्तियाल देखा तो वापस चले गए किसी मुदाखलत के बगैर। लेकिन इसके फौरन बाद उन्होंने कार्रवाइयां शुरू कर दी। पहले हिस्से में तो उन्होंने मकतूल फैमिली के जो बच जाने वाले रफाकत साहब है उनको कत्ल की धमकियां दी, संगीन नतायज की धमकियां दी। और फिर उन्होंने ज़ाहिर ट्रैफिक पुलिस से रब्ता किया। अच्छा हाँ, ये एक दिलचस्प बात का जो इंकशाफ हुआ है कि ये मौसूफ की जो फैमिली है ये पीटीआई से ताल्लुक रखती है। अब ये सोचने की बात है कि इस तरह की हर वारदात के पीछे पीटीआई ही क्यों निकलती है। एक उसकी वजह सिंपल है कि हमारे यहाँ एक एलीट क्लास तो ये शुरू से चली आ रही थी, अयूब खान के ज़माने से उसने वो खुद को डेवलप किया और वो फिर एक खास परसेंटेज की हद तक फैली। तो उस एलीट क्लास में फिर भी कुछ ना कुछ इंसानियत के जरासीम मौजूद थे। यानी एलीट क्लास ज़ाहिर इंसानियत से दूर होती है लेकिन कुछ ना कुछ उसमें थे। उसकी वजह ये थी कि वो एलीट क्लास बिल्कुल रातों रात नहीं बनी थी, बल्कि वो पहले से जो जागीरदार पीर वडेरे इस तरह के लोग थे उनको यूब खान ने नवाजा और वो मजीद मालदार हो गए। लेकिन नाज़रीन, ये जो न्यू एलीट है जो परवेज मुशर्रफ ने बनाई, और परवेज मुशर्रफ के बाद फिर राहील शरीफ ने बनाई, फिर राहील शरीफ के बाद बिजू बाजवा ने बनाई, ये एलीट क्लास ऐसी है कि जो इंसानी अकदार या इंसानियत की रमक से मीलों दूर है, कोसों दूर है। जो मुहावरा है कोसों दूर का है, तो इतनी दूर है, उनमें कोई वो रमक नहीं है। तो ये जो नई न्यू एलीट क्लास सामने आई है, इसके मुजाहिर आप देखते रहते हैं अक्सर कि किसी कभी ट्रैफिक इशारा तोड़ने पर या ट्रैफिक रूल तोड़ने पर अगर कोई गरीब कांस्टेबल उनको रोकने की जरूरत कर दे तो वो अंदर से 3 आदमी निकलते हैं और उस कांस्टेबल की ठुकाई करके चले जाते हैं। या कोई बेगम साहबा निकलती है, वो कहती है कि मैं तो फलाने कर्नल की बीवी हूँ, मैं तो फलाने मेजर की बीवी हूँ। कोई लड़का इसी तरह का गुंडा अब्बास निकलता है, वो कहता है तुम जानते हो मेरा बाप कौन है। और फिर वो न सिर्फ ये है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार मुअत्तल हो जाते हैं अपनी ड्यूटी से, बल्कि उनकी पिटाई भी होती है और उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। हाल ही में कत्ल के 3 केस ऐसे हुए हैं जो लिटमस टेस्ट हम कह सकते हैं। एक तो वो नूर मुकद्दम को जिसने कत्ल किया वो भी एलीट क्लास का कातिल था, अदालतें उसको सजा नहीं दे रही। और फिर अजाज मीर जो जिसका डीएनए बताता है कि वो नस्ल दर नस्ल औरतों पर तशद्दुद करने वाला घराना है। इनका जो बाप था अजाज मीर का, वो भी इसी झगड़े में मारा गया। एक बच्ची को उसने कुछ किया था इसी तरह जबरदस्ती, और उसके लवाहकी ने फिर इसको मार दिया था। और खुद अयाज मीर जो है ये औरतों पर तशद्दुद के लिए बहुत ज्यादा बदनाम है। तो उसके बेटे ने कत्ल किया, क्योंकि वो अयाज मीर का बेटा, लिहाजा उसके खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह वो एक सिविल जज जिसकी बीवी ने एक बच्ची को मार मार कर इबरत का निशान बना दिया था, पूरा जिस्म जख्मों से चूर था, उसकी शक्ल नहीं पहचानी जा रही थी, वो उसको भी जनाब लाहौर हाई कोर्ट से कभी जमानत मिलती है, कभी किसी तरफ से जमानत मिलती है, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अदालतें नहीं होने देती।
तो अब इस 18 साल कातिल को बचाने के लिए भी ताकतें हरकत में आ गई हैं, और उनमें सरे फहरिस्त पीटीआई का वकला विंग है, वो लायंस विंग जो उनको होता है। जब ये तफसीलात सामने आई कि ये हादसा नहीं था, तो पहले तो ट्रैफिक पुलिस को रिश्वत दी गई, उसने कबूल की, और ट्रैफिक पुलिस ने केस बनाया कि मुलजिम की उम्र 15 साल है और ये लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। मतलब ये है कि इसको एक तो हादसा रखा जाए, ज़ाहिर है हादसे में मारने की सजा कम है, दूसरा उसको जो नायल साबित करके जिनकी सजा नहीं होती उम्र कैद की या कैद की, उनको रखा जाता है हिफाजती सेंटर में, या पता नहीं उनकी बहुत नरम सजा होती है। ये ट्रैफिक पुलिस ने वारदात की। लेकिन जब राज खुला, पूरी कहानी सामने आई कि ये तो एक मर्डर था जो उसने बाय इंटेंशन किया और उसका इरादा ही इनको कत्ल करने का था, तो फिर पंजाब हुकूमत ने इस पर मुलजम के खिलाफ जो केस था उसमें दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल कर दी, और ज़ाहिर खतरनाक केस बन गया। तो अब ये ताकतें हरकत में आ गई हैं और अदालत से इन्होंने रजू किया है, और आपको इल्म में है कि जहाँ तो कंट्रोल ही जो ट्रकों वाले हैं उनका है, तो पता नहीं किस किस ट्रकों वाले को अप्रोच किया गया होगा। तो सुना है कि ये लोग अब ये कह रहे हैं कि हम अदालत के जरिए इस मुकदमे के अंदर से ये जो दफात डाली गई है बाद इनको निकलवा कर रहेंगे, यानी ये दहशतगर्दी वाली दफा भी निकलवा देंगे, और वो जो सेक्शन है कत्ल का वो भी हम निकलवा देंगे, ताकि ये हस्बे साहब जिस तरह ट्रैफिक पुलिस ने केस बनाया था कि लापरवाही से और बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने का केस है जिसमें कोई सजा ही नहीं होगी, क्या सजा होगी, फर्ज कीजिए 1 साल की सजा हो भी जाती है तो वो 6 महीने में छुड़ा लेंगे। बल्कि हम जो अगर रिकॉर्ड देखें तो हमें पता चलता है कि ये बहुत जल्दी छुड़वा लेंगे उसको, और न सिर्फ उसको छुड़ा लेंगे बल्कि मकतूल के जो लवाहकीन है, मकतूलीन के जो लवाहकीन एक का जो बच गए हैं उनको अंदर करा देंगे कि तुमने एक मासूम बच्चे पर दहशतगर्दी का केस क्यों करवाया। ये पाकिस्तान की अदालतों का हाल है, और आज से नहीं है, शुरू दिन से है, और हमेशा इसमें बरी होते रहे। आपको यानी केसेस तो हजारों हैं, लेकिन शोहरत चंद एक की होती है जो हाई प्रोफाइल केस होते हैं, जिस तरह शाहरुख ने शाहजेब जदोई को कत्ल कर दिया और बिल्कुल सबके सामने, आंखों के सामने, और फिर आखिर में क्या हुआ कि एक ट्रक्का वाले को कई करोड़ रुपए का प्लाट देकर बरी कराया गया, और जब कातिल को पहली मरतबा पकड़ा गया था तो वो उसने विक्ट्री का निशान बनाया था। क्यों? उसको पता था कि मेरा बाप छुड़ा लेगा। वो हाई कोर्ट का जज भी खरीद सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी खरीद सकता है, वो आईजी को भी खरीद सकता है, वो अखबारात के इदारों को भी खरीद सकता है, इतना पैसा है उसके पास। इसलिए उसने विक्ट्री का निशान बनाया, और आपने देखा कि उसने विक्ट्री का जो निशान बनाया वो गलत नहीं था, वो सही साबित हुआ। तो मुझे तो ये उम्मीद नहीं है कि ये जो 18 साल कातिल है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसने किया है अफनान ने, इसको सजा होगी, इसको सजा नहीं होगी। जिस तरह नूर मुकद्दम के कातिल को सजा नहीं हो सकी, जिस तरह अजाज मीर के बेटे को सजा नहीं हो सकी, जिस तरह सेशन जज की बीवी को सजा नहीं हो सकी, और पता नहीं कितने केसेस हैं। अगर कोई बनाने बैठे तो पता चलेगा कि हजार केस ऐसे हैं जिनमें कातिलों को बरी कर दिया जाता है। आपको याद होगा कि वो जो जस्टिस खोसा था, वो उसके पास जो केस जाता था कत्ल का, जिसको मातहत अदालत से और फिर हाई कोर्ट से सजाए मौत हो चुकी होती थी, तो वो खोसा की अदालत में जाकर वो बरी हो जाता था। क्यों बरी हो जाता था? इसलिए कि मामला पहले से सेट कर लिए जाते थे, और केस पहुंचता ही वही था खोसा की अदालत में जिसके पीछे एक ट्रक भी लगा हुआ हो। तो जब ट्रक पहुंचता था तो खोसा बरी कर देता था, और वही खोसा जिसने तो ये रसालत वाले कत्ल के उसमें केस में वो जो क्या नाम था कादरी, तो उसका केस जब इसके पास पहुंचा तो चूंकि कादरी के पास ट्रक नहीं था, लिहाजा उसकी सजाए मौत न सिर्फ उसने बरकरार रखी बल्कि उस पर दहशतगर्दी का केस अलग से दायर कर दिया, जो कि हाई कोर्ट में नीचे की अदालतों में था ही नहीं। एक सिंपल मर्डर का केस था, और उसको इसने खोसा ने दहशतगर्दी का केस बना दिया कि अगर मेरे पास आना था तो ट्रक साथ लेकर आना था, ट्रक साथ लेकर नहीं आए, लिहाजा तुम्हें अब ये सजा भी पकी और दहशतगर्दी के लेबल वो अलग से लगा दिया। तो नाज़रीन, इस मुल्क में ये इंसाफ की सूरत हाल है। उम्मीद की किरणें बहुत सारी वाबस्ता है उम्मीदें जस्टिस काजी फाइज ईसा से। तो देखिए वो किस हद तक पूरी होते हैं। 70 साल से निज़ाम बिगड़ा हुआ है, और अयूब खान इसका बानी था, इस तबाही का, इस बर्बादी का। अयूब खान ने इसको इदारा जाती शक्ल दी करप्शन की, फिर ज़ियाउल्लाह के दौर में करप्शन बढ़ी,
फिर मुशर्रफ ने तो दानिस्ता तौर पर करप्शन को कल्चर बनाया फौज के अंदर भी। और आप मुशर्रफ दौर के जनरल देखें, मेजर जनरल देखें, लेफ्टिनेंट जनरल देखें, ब्रिगेडियर देखें, कर्नल देखें, ये जब भी रिटायर होते थे तो पता चलता था कि सब खरबपति हैं। और ये खरबपति ऐसे नहीं बन गए थे, इनकी बड़ी बड़ी कहानियां हैं। तो मुशर्रफ के दौर में फिर रहील शरीफ वो तो खुद जाते हुए 4 अरब का प्लाट जो था वो गन पॉइंट पर लेकर गया। फिर बिजू बाजवा आया, जिसकी जो मालूम चोरी है वो 12 अरब रुपए की है। इमरान खान के साथ मिलकर जिन्होंने करप्शन का पंज दरिया बना दिया पाकिस्तान को। और अब दौर बदला है, तो कितनी सफाई ये कर लेंगे, ज़ाहिर थोड़ी बहुत ही होगी। तो बहरहाल नाज़रीन, दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।